हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। फिर हम यहाँ पर करेंगे भरपूर से एमसीक्यूज, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज थोड़े से अलग एंड अजीब से फील होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें यहाँ पर करते जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे मेजॉरिटी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो आता है एंगल निकालने में, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता दूँ ये एक छोटे से प्रिज्म के अंदर 10 एंगल्स हैं। ओके, तो पहली बात तो पता ही नहीं होता है कि 10 एंगल्स कौन से हैं। पता चल जाता है तो समझ में नहीं आता है निकालना कैसे हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म यहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट है, अब तक जो भी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे थे सब में हम कंसीडर करते थे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम वो इंसिडेंट करते थे लाइट को, हम कहते थे ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, हम कहते थे ये है हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो बेसिकली एक ही होता था, बट प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म में हम कंसीडर करते हैं दो रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। एग्जाम्पल तौर पे हम कहते हैं लाइट यहाँ से अंदर जाती है, जब लाइट यहाँ से अंदर जाती है सो बाहरी मीडियम यहाँ पे रेयरर मीडियम है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आपने देखा है। बाद का मीडियम डेंसर मीडियम है, सो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है, अगर ये 90 डिग्री पे नॉर्मल बना दूं तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड हो जाती है? बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल के तरफ हो गई, जाने वाली थी यहाँ से एकदम सीधा, बट यहाँ पर बेंड हो गई नॉर्मल के तरफ। तो यहाँ पर हुआ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या हुआ? पहला रिफ्रैक्शन। एंड अगेन यहाँ पर हो जाता है हमारा सेकंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी, रेयरर मीडियम में जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, सो चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो ये हो गया सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाने हैं, ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक टच देने के लिए बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से। पहले बनाना है एक प्रिज्म। हमारे सिलेबस में जो भी प्रिज्म हमें गिवन है सारे प्रिज्म्स हैं इक्विलेटरल प्रिज्म। कौन से प्रिज्म है? सारे के सारे प्रिज्म्स हैं इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी कि उनका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है 60 डिग्री के बराबर। कितना हो जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्रीज के बराबर। ओके, सो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री के बराबर एंड यूजुअली हम इसको इंडिकेट करते हैं एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये अगर आपको एमसीक्यूज में नहीं गिवन है और मोस्टली नहीं ही गिवन होगा, समझ लेना 60 के बराबर इसकी वैल्यू है। सो इस तरीके से सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, बट हम ऊपर वाले एंगल को एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एज अ 60। ओके, चलिए उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं यहाँ पे। तो समझो ये लाइट को मैंने इंसिडेंट किया। आपको पता है नॉर्मल ज़रूरी होता है एंगल मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक नॉर्मल। सो 90 डिग्री की यहाँ पर एक लाइन बना दी। नॉर्मल का जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो जाता है यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर मैंने बना दिया आई। यहाँ से रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड होगी? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में फ्रीडम नहीं होता है, सो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एज डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1। ओके, सो रेयरर से डेंसर में चली गई। डेंसर मीडियम पे वापस एक बनाना पड़ेगा मुझे नॉर्मल, तो बढ़िया तरीके से बना देते हैं यहाँ पर एक और नॉर्मल 90 डिग्री पे। एंड वापस क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि बाहर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, यानी यहाँ से दूर चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हुआ पहला रिफ्रैक्शन, इस वजह से इस एंगल को हम संबोधित करते हैं R1 से। यहाँ पर हुआ दूसरा रिफ्रैक्शन, इस वजह से इसको हम संबोधित करते हैं यहाँ पे R2 से। सो पहला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन, तीसरा एंगल है एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन R2, चौथा एंगल था हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म A जो कि 60 डिग्री फिक्स होता है। पांचवा एंगल यहाँ पे हो जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। ओके, क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्जेंस का मतलब होता है जो एंगल से रे बाहर निकली। ओके, जो एंगल से रे बाहर निकली, सो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है बाहर निकलने वाला, उसको हम कहते हैं बेसिकली एंगल ऑफ एमर्जेंस, जिसको हम इंडिकेट करते हैं ई से। सो ध्यान से देखें तो अब तक कितने एंगल्स हो गए? अब तक यहाँ पे हो गए हमारे 5 एंगल्स। कितने एंगल हो गए हमारे? 5 एंगल्स। ये है ए, ये है आई, ये है ई, ये है R1, ये है यहाँ पे R2। ठीक है, चलिए
इसके बाद क्या हो जाता है, अगर समझो किसी कॉमर्स वाले को बुला दिया, किसी कॉमर्स वाले को यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब कॉमर्स वाला बोलेगा काय का राइट वाइट बैंड होगी, क्या डेंसर क्या रेयर मीडियम, लाइट मैंने सीधी डाली है, सीधी निकलनी चाहिए। तो बेसिकली कॉमर्स वाला क्या बोलेगा, मैंने लाइट ऐसे डायरेक्शन में इंसिडेंट की थी तो लाइट निकलनी भी सीधे डायरेक्शन में चाहिए, यानी निकलनी भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में चाहिए, है ना। बट निकली कौन से डायरेक्शन में, प्रिज्म से बाहर निकली ये डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, एंगल ऑफ एमर्जेंस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो ये जो एंगल है ये हुआ है डेविएशन। ओके, ये एंगल क्या हुआ है, ये एंगल हुआ है डेविएशन। जानी कैसे चाहिए थी, जानी चाहिए थी यहाँ से, अगर यहाँ से जानी चाहिए थी तो रे मेरी इस डायरेक्शन में होती। ओके, गई कौन से डायरेक्शन में, गई ये डायरेक्शन में, सो ये डायरेक्शन में गई तो बेसिकली इसको यहाँ बना देंगे, सो बेसिकली ये बन जाएगा मेरा डेविएशन एंगल। तो छठवां एंगल कौन सा हो जाता है, छठवां एंगल हो जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आपका। ओके, सो ये 6 हैं यहाँ पर एंगल्स। इसके बाद भी यहाँ पर 4 एंगल्स हैं, जिसमें से कुछ एंगल्स डेरिवेशन में लगते हैं, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन ज़रूरी हो जाता है, MHT CET के लिए कुछ टॉपिक्स का डेरिवेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेरिवेशन जब आपको आएगा तभी कुछ टॉपिक्स के आप सम्स कर पाओगे। एग्जाम्पल तौर पे बात करें टर्मिनल वेलोसिटी की, तो टर्मिनल वेलोसिटी आप कॉन्सेप्ट बिना डेरिवेशन के नहीं कर सकते हो CET के सम्स। टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर आपको आता है तभी आप उसके सम्स कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेशन को सम समझ के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो प्रिज्म के क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस एंगल बेस्ड होते हैं। ओके, हर जगह एंगल का खेल चल रहा है, ये एंगल इतना है, वो एंगल इतना है, ये एंगल कितना होगा, इतना एंगल इधर है, उतना एंगल उधर है। ओके, तो कैसे पता चले एंगल का, तो पहले थ्योरी तो आना चाहिए ना। कुछ लोग क्या करते हैं, थ्योरी चल रहा है, चलो चलो सीधा सम्स करते हैं, सीधा किताब खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। चलिए समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। नॉर्मल एंगल बनाता है हमेशा 90 डिग्री का। ओके, सो नॉर्मल के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। सो AQN एंगल जो होगा ये कंप्लीट एंगल होगा यहाँ से 90 डिग्री का, एज वेल एज यहाँ से जो ARN ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल भी होगा यहाँ से 90 डिग्री का। क्वाड्रिलेटरल बनाता है 360 डिग्री के एंगल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल आप कंसिडर करोगे तो टोटल एंगल हो जाता है वहाँ पे 360 डिग्री। अगर मैं बात करूँ AQN R इस क्वाड्रिलेटरल की, तो मैं ध्यान से देख सकता हूँ दो एंगल्स यहाँ पे 180 डिग्री के हैं, 90 + 90 180 तो यहीं पे हो गया। अगर 180 यहीं पे हो गया तो इसका एक ही मतलब हो जाता है A + N एंगल को टोटल मिला के 180 बनना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है A + QNR एंगल को मिला करके 180 यहाँ पर बनना पड़ेगा, तभी तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। बात करते हैं ये छोटे से एंगल QNR की, छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ QNR की, तो एक ट्रायंगल का टोटल सम होता है 180 के बराबर। छोटे ट्रायंगल के अंदर एक R1 है, एक R2 है और एक छोटा एंगल है यहाँ से ये QNR। ठीक है, ऊपर QNR का वैल्यू अभी मैंने फाइंड किया है, तो QNR का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 - A के बराबर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या पुट कर देंगे R1 + R2 प्लस यहाँ पर डाल दूंगा 180 - A के बराबर इज इक्वल टू 180। 180 कैंसिल, A वहाँ चला जाएगा, एंगल मिल जाएगा A इज इक्वल टू R1 + R2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर प्रिज्म। ओके, सो 6 फॉर्मूलाज 6 अपने को पीछे मिले थे, ये हो जाता है हमारा यहाँ से, ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये हो जाता है हमारा 7वां एंगल यहाँ पे। ओके, 7वां एंगल ये नहीं है, सॉरी 7वां एंगल ये नॉर्मल है, 8वां एंगल ये है हमारा। सो 7th और 8th एंगल बेसिकली हमारे ये हो जाते हैं यहाँ पे नॉर्मल वाले एंगल्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला के टर्म्स में देखें तो ये हो जाती है हमारी पहली फॉर्मूला प्रिज्म के अंदर A इज इक्वल टू दी रिफ्रैक्टिंग एंगल्स R1 एंड R2। मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किस पे निर्भर करता है, निर्भर करता है हमारे रिफ्रैक्टिंग एंगल्स R1 एंड R2 के ऊपर। ठीक है, चलिए उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दूँ इस डेल्टा के लिए, ओके, तो ध्यान से देखो डेल्टा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है मेरे इस छोटे से ट्रायंगल के लिए, राइट, जो येलो कलर में यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया है। सो इसके लिए डेल्टा क्या है, डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके बराबर होता है, बराबर होता है सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ओके, सो इन दोनों एंगल्स के लिए क्या है, इन दोनों एंगल्स के लिए वो है अपना एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से XQR ये वाला एंगल, प्लस हो जाएगा यहाँ से XRQ यानी कि ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखो ये जो टोटल एंगल है,
ओके ये जो टोटल एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ध्यान से देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये पूरा एंगल है यहाँ पे वापस से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, पूरा एंगल होना चाहिए आई के बराबर, है ना। देख के समझ में आ रहा है भाई, अगर ये वाला एंगल आपका आई है सो ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी आई होना चाहिए। बट यहाँ पर आई में से छोटा हिस्सा कौन सा हो चुका है, छोटा हिस्सा हो चुका है R1। सो बेसिकली इस हिस्से को क्या होना पड़ेगा, इस हिस्से को होना पड़ेगा I माइनस R1 के बराबर। एग्जाम्पल तौर पे अगर I आपका 10 डिग्री के बराबर है और R1 आपका 4 डिग्री के बराबर है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 6 के बराबर। सो 6 कैसे मिला, I माइनस R1 किया तभी तो 6 मिला, तो बेसिकली ये वाला एंगल आपका हो जाएगा I माइनस R1 के बराबर। सो यहाँ पर इस एंगल को मैं नाम दे सकता हूँ I माइनस R1, ये है आपका 9वां एंगल। ओके ये है आपका 9th एंगल। एंड उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो उसी तरीके से ये भी एंगल ऑफ एमर्जेंस होना चाहिए, बट इसमें से ये हिस्सा है आपका R2 के बराबर, तो ये 10वां एंगल हो जाएगा आपका E माइनस R2 के बराबर। तो यहाँ पर भी E माइनस R2, ठीक है, माइनस R1 R2 को साथ में कर दो, यहाँ से R1 प्लस R2 1 के बराबर है और ये आपको मिल जाती है फाइनल फॉर्मूला, और ये है आपकी फाइनली प्रिज्म इक्वेशन। ओके ये क्या है, ये है आपकी फाइनली यहाँ पे प्रिज्म इक्वेशन। अब प्रिज्म इक्वेशन का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, मतलब आप समझ जाओ मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है। ओके चलिए, सो 10 एंगल्स यहाँ पर हमने देख लिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रिज्म फॉर्मूला इसको नहीं कहूँगा, इसको प्रिज्म इक्वेशन कहूँ तो बेहतर है। अब यहाँ पर एक चीज़ खास हो जाती है, जो लॉजिक मैंने यहाँ से लगाया है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लगाया है, सारे लॉजिक्स राइट साइड से लेफ्ट साइड भी लगा सकता हूँ, क्योंकि लाइट फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके लाइट क्या फॉलो करती है, लाइट फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसी डायरेक्शन में लाइट वापस भी आती है। ओके एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं देखूं, यहाँ से लाइट मेरी इंसिडेंट हुई तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल के साथ आई, यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन होगा एंगल हो जाएगा R1, यहाँ दूसरा रिफ्रैक्शन होगा एंगल हो जाएगा यहाँ से R2, A वैसे का वैसे रहेगा, E वैसे का वैसा बनेगा। सारी फिजिक्स आप वापस से भी लगा सकते हो, तो ये आपको एक चीज़ बता दूँ, सम्स में पता चल सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ग्रेजुएशन में होता है वो एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है मिनिमम डेविएशन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते रहते हैं। ओके क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ से बदलते रहते हैं। ये नॉर्मल है, समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले कम रखेंगे। ओके पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत कम रखेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, फिर और ऐसा बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आती है। अब इस रिजल्ट का प्रूफ देखने के पीछे मत भागना, सीधा बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा बढ़ाते जाता हूँ, ओके जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करता हूँ मेरा बढ़ाते जाता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से कम होते जाता है। ओके सो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहा हूँ, डेविएशन क्या होते जाता है, डेविएशन यहाँ से कम होते जाता है। अब यहाँ पे एमरजेंस भी लिखा है, क्योंकि एमरजेंस पे भी वही लॉजिक लागू है। अगर आप वहाँ से सर्किट को स्टार्ट करते हो तो, है ना, वहाँ से आपको रिट्रेस करना है, आपको सारे एरोज उल्टे लगाने हैं ये डायरेक्शन में, तो भी आपका लॉजिक लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू क्या होती जाती है, इंसिडेंस बढ़ाते जाता हूँ, डेविएशन की वैल्यू कम होती जाती है, एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब मुझे डेविएशन पहुँच जाता है डेल्टा बिकम्स डेल्टा मिनिमम। डेल्टा क्या बन जाता है, डेल्टा मिनिमम बन जाता है। एंड उस वैल्यू पे हम एक्सपेरिमेंटली पाते हैं कि जितना वैल्यू आई का है, समझो आई मेरा 42 डिग्रीज के बराबर है, तो उस वैल्यू पे ई भी मेरा 42 डिग्रीज के बराबर मुझे मिल जाता है। ओके सो आई अगर 42 के बराबर है सो ई भी मुझे 42 के बराबर यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ओके क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। एंड प्रिज्म में प्रिज्म टॉपिक से ज़्यादा मिनिमम डेविएशन कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो, हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहाँ पे 2-2 डेविएशन का वैल्यू है। ओके हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या है, 2-2 डेविएशन का वैल्यू। मतलब ग्राफ में देखो ना 2-2 वैल्यूज़ है। ओके 2-2 वैल्यूज़ आपको हर बार हर जगह पे मिल ही रहा होगा डेविएशन का, राइट, है ना। डेविएशन का आपको 2-2 वैल्यूज़ हर जगह पे मिल रहा होगा। बट जहाँ पर अगर एक कंडीशन देखूँ मैं, जब आई मेरा ई के बराबर है तब डेविएशन का सिर्फ मेरा एक ही वैल्यू है। ओके तब क्या है, डेविएशन का एक ही वैल्यू है।
यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमर्जेंस के दो वैल्यूज इस वजह से हैं, समझो I20 के बराबर है तो E70 होगा, फिर बाद में जब I70 के बराबर हो जाएगा E20 के बराबर हो जाएगा। तो वही लॉजिक है, लाइट आपका रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है तो उनका रेशियो भी यहाँ पर प्रिजर्व रहेगा। सो बेसिकली मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आपका I बराबर हो जाए E के। अब यहाँ से आपको फिजिक्स में 4 कंडीशन है जब आपको पता चलना चाहिए डेविएशन पे क्या क्या होता है। तो 4 चीज़ें होती हैं डेविएशन पे। MCQs में या तो आपको डायरेक्टली बोलेंगे मिनिमम डेविएशन है, तो आपको इनमें से कुछ डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो MCQs में आपको कुछ ऐसा बोल देंगे कि IE के बराबर है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा मिनिमम डेविएशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आइए चारों कंडीशन समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली तो हमने देखा जब I की वैल्यू E के बराबर है तभी ही मुझे डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। सो इतना तो मुझे समझ में आ जाता है। प्रिज्म की जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी वो कुछ ऐसा कहती है, अगर मैं E के जगह I की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे I की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो ये हो जाती है मेरी सेकंड कंडीशन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी मुझे कोई फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म के मैंने देखा था कि 2 रिफ्रैक्टिंग एंगल्स के बराबर होता है, बट अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंस के बराबर है, पूरा सर्किट सिमेट्रिक हो जाएगा ना, मेरा पूरा प्रिज्म क्या हो जाएगा, पूरा प्रिज्म मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये I बराबर है, ओके, I बराबर है E के, ओके, तो बेसिकली उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा। सो R1 और R2 अलग नहीं रहेगा, कुछ एक ही एंगल हो जाएगा। तो बेसिकली R बिकम्स A/2 के बराबर, ये होती है तीसरी चीज़। एंड एक्सपेरिमेंट के नज़रिए से देखें तो जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो हो जाती है पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, इंसिडेंट रे क्या हो जाती है पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये 4 चीज़ें हो जाती हैं हमारी मिनिमम डेविएशन पे। एंड 5वीं चीज़ यहाँ पर आ जाती है फेमस इक्वेशन जिसको कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। अगेन इसका भी मैं डेरिवेशन आपको 1 सेकंड में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। प्रिज्म होता है ग्लास का, दुनिया बीतती है हवा में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो उसको हम सिर्फ लिखते हैं n के बराबर। इस इक्वेशन होता है साइन ऑफ I अपॉन में साइन ऑफ R के बराबर। बोलिए I का वैल्यू कितना मिला, अभी I का वैल्यू मिला A प्लस डेल्टा बाई 2 के बराबर मिनिमम डेविएशन। R का वैल्यू कितना मिला, R का वैल्यू मिला यहाँ से A/2 के बराबर। इन चीज़ों को पुट कर दो, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं फेमस प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं इस इक्वेशन को, हम कहते हैं फेमस प्रिज्म फॉर्मूला। सो ये है आपकी प्रिज्म फॉर्मूला। अब मैंने आपको सिलेबस में बताया कि हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म हमें 60 डिग्री यूज़ करना है। कितने डिग्री यूज़ करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा 60 डिग्री यूज़ करना है। इसका मतलब हो जाता है साइन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 30। साइन ऑफ 30 हमेशा होता है हाफ, तो यहाँ पर अगर हाफ की वैल्यू पुट करेंगे सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो फाइनली आपको ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। सो ये सारी कंडीशंस आपकी वैलिड हो जाती हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। जिन लोगों को मिनिमम डेविएशन अजीब लगा सुनने में, पहली बार सुना, यही वीडियो का पार्ट एक बार वापस से देख लो ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसके प्रूफ्स आपको सिलेबस में भी देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, तो फिर आ जाता है प्रिज्म का सेकंड कैटेगरी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिज्म हो जाता है समाप्त, जो कि मेजर था। मिनिमम डेविएशन के अंदर ही 5 फॉर्मूलाज थी और पहले तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे। पहले तो हमको 10 एंगल समझने थे कि 10 एंगल्स आखिर में है कौन से। अब आ जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा प्रिज्म पतला है, ओके, अगर मेरा प्रिज्म क्या है, अगर मेरा प्रिज्म पतला है तब क्या करना है। सो थिन प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्रीज है। ओके, थिन प्रिज्म्स का डेफिनेशन क्या है, ऐसे प्रिज्म्स जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, लेस देन 10 डिग्री। अब लेस देन 10 डिग्री कहाँ से आया, तो आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि जब जब हमारा थीटा 10 डिग्री से कम है, हम कहते हैं साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा के, और ये सारे हो जाते हैं बराबर थीटा के, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर भी डेरिवेशन वैसे ही है, एन इज इक्वल टू साइन आई की जगह हो जाता है आई
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है ना, तो वो सब वैल्यूज हट के वहाँ से आई बाय आर के बराबर होता है, एक डेरिवेशन फॉलो अप होता है एंड फाइनली ये इक्वेशन मुझे वहाँ से मिलती है। डेल्टा का मतलब है डेविएशन कितना हुआ, ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ऑब्वियसली एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना है। सो ये हो जाती है फॉर्मूला जब आपके पास थिन प्रिज्म है। ओके, जब आपके पास यहाँ पे थिन प्रिज्म है तो ये एकमात्र फॉर्मूला आपके पास है। थिन प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन ये वो कुछ भी नहीं है, एक ही सिंगल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्मूला वो भी। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन की, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डेविएशन की। अब हमको एक बात तो पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। जितना वेवलेंथ ज़्यादा उतना जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना वेवलेंथ यहाँ पे कम, या ऐसा ना बोलता हूँ मैं दूसरे वे में इसको डिफाइन करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है जितना मीडियम भारी होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना वेवलेंथ कम होगा, उतना ही वेलोसिटी कम होगा। तो एक चीज़ तो हमें पता है यहाँ पे, हर कलर का वेवलेंथ अपना होता है। ओके, एक चीज़ हमें क्या पता है, हर कलर का वेवलेंथ अपना होता है। हर कलर का वेवलेंथ अपना होता है, इसका मतलब हो जाता है हर कलर की वेलोसिटी अलग है। हर कलर की वेलोसिटी अलग है मतलब एक बार वाइट लाइट प्रिज्म में पास हो गई वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, क्योंकि प्रिज्म के अंदर एक कलर में से 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं, सातों कलर का वेवलेंथ यहाँ पे अलग है। वेवलेंथ अलग है मतलब उनका वेलोसिटी भी अलग है, मतलब जिनका वेलोसिटी कम, जिनका वेवलेंथ कम उनका वेलोसिटी कम रहेगा, वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। ओके, और जिनका वेवलेंथ ज़्यादा उनका वेलोसिटी ज़्यादा, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे। तो ऐसा रिलेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे बेंडिंग भी किस प्रकार से होती है, बेंडिंग भी इस प्रकार से होती है। एग्जाम्पल तौर पे रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, राइट, रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सो रेड कलर के लिए वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा है तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भारीपन यहाँ पे कम अपीयर होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की उसके लिए कम रहेगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, उसको मीडियम भारी ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो वो बैंड भी कम होता है। तो पहले पहले जो आपका यहाँ पे लाइट आपकी जानी ऐसे चाहिए थी सीधी, ओके, बट सीधी तो नहीं जाती है, तो जो सबसे नियरेस्ट एंगल होता है वो हो जाता है आपका डेल्टा आर का। ओके, सबसे छोटे में छोटा डेविएशन किसका होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डेविएशन यहाँ पे डेल्टा आर का हो जाता है। आई होप आपको रीज़न समझ में आया। विबग्योर के बाद क्या आ जाता है, रेड के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है दूसरे भी कलर्स आ जाते हैं। तो मैं सीधा एक्सट्रीम कलर पकड़ता हूँ, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम है। सो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे सबसे कम है। उसको मीडियम बहुत भारी फील होता है, बहुत भारी इंसान अगर धक्का मार दे तो इंसान आगे पहुँच जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा आपका बड़ा वाला एंगल हो जाएगा डेल्टा वी के बराबर। सो अगर आपको दो कलर्स के बीच का डेविएशन फाइंड करना है तो सिंपली उनको माइनस कर दो एंड वही आपको दे देगा जो रिलेटिव डेविएशन यहाँ पे है। जैसे करते थे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो सेम लॉजिक यहाँ पे। और हमेशा बड़े कलर का एंगल पहले होगा, बड़े कलर का एंगल पहले होगा मतलब जैसे विबग्योर है। ओके, तो जो पहले वाले कलर्स हैं हमेशा वो आपको पहले लिखने हैं। जैसे यहाँ पे वॉयलेट और रेड को कंपेयर किया तो वॉयलेट माइनस रेड करना है, ब्लू और रेड को कंपेयर करूँ तो ब्लू माइनस रेड करना है, ग्रीन और येलो को कंपेयर करूँ तो ग्रीन माइनस येलो करना है। ये चीज़ का ध्यान देना, कुछ भी कर देते हैं स्टूडेंट्स फिर एग्जाम में आंसर नहीं आता है। ठीक है, चलिए। सो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू दी है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जबकि अगर थिन प्रिज्म है तो मैंने डेल्टा का वैल्यू आपको ऑलरेडी बता दिया। सो थिन प्रिज्म के लिए वही लॉजिक लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी इक्वेशंस मिल जाएंगी, इनको ऐड कर दो तो फाइनल इक्वेशन मुझे यहाँ से ये भी मिल जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट इक्वेशन को फाइंड करने का। उसी तरीके से कहा जाता है कि विबग्योर का एवरेज निकालो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का एवरेज क्या है। सो अगर हम एवरेज देखें तो क्या अपीयर होता है, बोलिए। अगर एवरेज देखें, अगर किसी 10th वाले बच्चे को बुलाऊं, बोलो इनका एवरेज क्या लग रहा है, सीधा वो बोलेगा भैया ग्रीन उसका एवरेज है, राइट। क्या बोल के देगा, बोलेगा सीधा ग्रीन उसका एवरेज है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, येलो इज द एवरेज कलर। कौन सा कलर एवरेज है, येलो इज द एवरेज कलर। ओके, अब येलो इज द एवरेज कलर के रीजंस हैं जो लड़कियां समझ सकती हैं, लड़कों के तो परे से ही दूर है। लड़कों को क्या लग रहा है, सीधा बीच में ग्रीन है, सर ग्रीन टिक कर दो, ना 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 ना। लड़कियों को रीजन पता है येलो के कितने शेड्स होते हैं, बेबी येलो, लाइट येलो,
सनफ्लावर येलो, सन येलो, है ना। ऐसा करते करते कितने सारे शेड्स है। तो येलो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम में यहाँ पर फैला हुआ है। इस वजह से अगर आप यहाँ पे मीन डेविएशन निकालने का प्रयास करोगे तो सीधा आपको मिल जाएगी डेविएशन ऑफ द येलो कलर। ओके, क्या मिल जाएगी? डेविएशन ऑफ द येलो कलर। एंड अगेन आप यहाँ पे थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला येलो कलर के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फाइनली आ जाता है यहाँ पे लास्ट थ्योरी पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका नाम है डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर होता है किसी भी प्रिज्म का। ओके, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? किसी भी प्रिज्म का होता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्पर्जन कितना किया। ओके, डिस्पर्जन कितना किया अपॉन में एवरेज। ओके, डिस्पर्जन कितना किया अपॉन में क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। तो डिस्पर्जन कितना किया के लिए क्या करना पड़ेगा? दो कलर्स को माइनस, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अपॉन में एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं? दो चीज़ों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये तो येलो कलर के बराबर आता है। अब इन्हीं को आप ए के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे फॉर्मूला अभी अभी पीछे बताई, राइट। ए के टर्म्स में लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ऊपर क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा ए टाइम्स ऑफ एन वी माइनस एन आर, नीचे आपको मिल जाएगा ए टाइम्स ऑफ एन वाई माइनस 1, राइट, क्योंकि येलो कलर की तो यही फॉर्मूला है। ए हर जगह से कैंसिल, तो आपको ये इक्वेशन भी यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पर आप ले लो छोटा सा ब्रेक, सारी फॉर्मूलाज को नोट करो, मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस पे नज़र मारो, 10 एंगल्स खुद से करने का प्रयास करो, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MCQ सॉल्विंग फॉर MHT CET। चलिए, सो MCQ अभी आप खुद ही पॉज करते करते सॉल्व करते जाइए यहाँ पर। ओके, सो मैं भी यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, आप भी यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। The refractive angles of two crown glass prisms are 10 degree and 20 degree respectively. Okay. रिफ्रैक्टिव एंगल्स, यहाँ पर अब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। रिफ्रैक्टिव एंगल्स सुनते ही आपको दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे R1 R2 की बात हो रही है, बट गलत है। रिफ्रैक्टिव एंगल, सो एंगल ऑफ प्रिज्म का ही दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म का ही दूसरा नाम यहाँ पे हो जाता है रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए शुरुआत में ही। ओके, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? R1 भी रिफ्रैक्टिंग एंगल है, R2 भी रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी रिफ्रैक्टिंग एंगल है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको रिफ्रैक्शन का एंगल देना है, रिफ्रैक्शन का एंगल, तो आपको बताएंगे कि पहला रिफ्रैक्शन का एंगल ये है, दूसरा रिफ्रैक्शन का एंगल ये है। अगर नंबर मेंशन्ड नहीं है तो समझ जाना एंगल ऑफ प्रिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कहा गया है रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ टू क्राउन ग्लास प्रिज्म्स आर 10 डिग्री एंड 20 डिग्री। सो बेसिकली जो पहला वाला क्राउन ग्लास प्रिज्म है उसका एंगल है 10 डिग्री, दूसरे वाले का एंगल है यहाँ पे 20 डिग्री। व्हाट आर द रेशियो ऑफ देयर डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर अभी अभी यहाँ पर हमने चर्चा किया। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, क्या लगाऊं कैसे लगाऊं? ए तो क्योंकि किसी भी फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, दोनों प्रिज्म ग्लास के हैं। ग्लास के अंदर क्वालिटी होती है डेंस ग्लास, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। दोनों प्रिज्म यहाँ पे क्राउन ग्लास के हैं। अगर मटेरियल सेम है तो उनका डिस्पर्सिव पावर भी सेम रहेगा। थ्योरी हमारी यही कहती है। सो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब वापस से वही हो जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पे 60 डिग्रीज के बराबर। ओके, 60 डिग्रीज के बराबर। इट इज फाउंड दैट द रिफ्रैक्टेड रे इन ग्लास इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिनिमम डेविएशन हो सकता है आपको दे नहीं, इनडायरेक्टली बताएं। सो मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टेड रे जो भी इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट का मतलब जो अंदर आ गई है रे, वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है बेस के साथ। उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि पैरेलल है। ठीक है, तो आई और ई अगर एंगल डिनोट करते हैं इंसिडेंट्स और एमरजेंस के, तो बताओ क्या होगा? सो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है? मिनिमम डेविएशन कंडीशन में आई बराबर हो जाता है ई के। यहीं से तो शुरुआत हुई थी ग्राफ से। सो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। लगे हाथों अगर एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो जो ये ग्राफ है हमारा डेल्टा वर्सेस आई और ई, ये ग्राफ कौन सा मैथमेटिकल शेप को इंडिकेट करता है? तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा है सब लोग कहोगे सर पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ या ना, है ना?
सब लोग बोलेंगे सर पैराबोला, क्या इतना बच्चों से सवाल पूछते हो। आपको बता दूं किसी भी शेप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पैराबोला का मतलब होता है ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ये किसी भी एंगल में सिमेट्रिक नहीं है। ये ग्राफ हमारा ऐसे डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाके फैल जाता है, तो उस वजह से पैराबोला को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलिए, A beam of monochromatic light is incident at an angle of 55 degree. So I कितना है angle of incidence है यहाँ पे 55 degree on one face of the equilateral prism. The angle of deviation is delta. The angle of emergence is 46. ओके, इक्विलेटरल प्रिज्म, वही चीज़ दिमाग में रखो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 60 डिग्री। शुरुआत में ही लेक्चर के बता दिया था। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम फॉर द सेम प्रिज्म इज 45 डिग्री देन। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे डेल्टा एम दिया है, यहाँ से डेल्टा निकालना है, फिर कंपेयर करना है। अरे राम, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या थी फॉर्मूला हमारी? फॉर्मूला हमारी कह रही थी आई प्लस ई इज इक्वल्स टू दी ए प्लस डेल्टा। ओके, सो क्या है फॉर्मूला? आई प्लस ई इज इक्वल्स टू दी ए प्लस डेल्टा। सो आई प्लस ई इज इक्वल्स टू दी ए प्लस डेल्टा। मुझे नहीं लग रहा है मुझे ये करने की भी ज़रूरत है, राइट। सो बेसिकली ए यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा 60 के बराबर। -60 प्लस 55 देगा -5, -5 प्लस 46 मुझे यहाँ पे देगा 41 के बराबर। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू मिलेगा 41 के बराबर। एंड मिनिमम डेविएशन यहाँ पे ऑब्वियसली आपका ज़्यादा है। सो डेल्टा मिनिमम डेविएशन यहाँ पे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप मैंने सही किया, बट ऐसे समझ में मज़ा भी नहीं आता है ये क्या है, बट आते हैं सीईटी में। ओके, चलिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन दिया हुआ सही हो। सो मैंने एक और ऑप्शन ऐड किया है। मुझे दिल को मेरे तसल्ली मिलेगी अगर आप पॉज करके मेरे पहले खुद कर लेते हैं। ओके, चलिए। A ray of light is incident at an angle of 50 degree. So angle of incidence कितना है? 50 डिग्री के बराबर है on one face of the equilateral prism. Equilateral prism नहीं भी दें, हमेशा a 60 के बराबर आदत ही डाल दो। What is the angle which the emergent ray makes with the second face of the prism if the deviation is 42 degree? अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पर पूछा क्या है? पूछा है एंगल ऑफ एमरजेंस बेसिकली पूछा है। वापस से वही घिसा पिटा फॉर्मूला आई प्लस ई इज इक्वल्स टू दी ए प्लस डेल्टा के बराबर। ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा माइनस में आई के बराबर। आई है 60 के बराबर, डेल्टा है 42 के बराबर, आई है 50 के बराबर। 60 माइनस 50 मुझे देगा 10, 10 प्लस 42 देगा 52 डिग्री। चलिए, 52 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ऐसा आपको लग रहा होगा। बट एंगल ऑफ एमरजेंस जो डेफिनेशन था हमारा, हम डेफिनेशन में मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ, राइट। एंगल ऑफ एमरजेंस क्या होता है? पहले रे अंदर घुसती है, थोड़ा सा बेंड होती है, वापस रे यहाँ से बेंड होती है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस, जो कि मेजर होता है नॉर्मल के साथ। ओके, एंगल ऑफ एमरजेंस किसके साथ मेजर होता है? मेजर होता है नॉर्मल के साथ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म के साथ। तो बेसिकली एंगल ऑफ एमरजेंस मुझे 52 डिग्री मिला है, जो कि डेफिनेशन है। नॉर्मल के साथ ही होता है एंगल ऑफ एमरजेंस मेजर, बट यहाँ पे क्या करना है? मुझे इसके साथ मेजर करना है। तो नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 में से 52 एंगल वहाँ चला गया, कितना बचेगा यहाँ पे? सो बेसिकली 9 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 10, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 माइनस 5 हो जाएगा 38। सो 38 डिग्री आपका एंगल बनेगा। एंगल ऑफ एमरजेंस का ही दूसरा हिस्सा बनेगा आपका 38 डिग्री का, जो कि बनेगा सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म के साथ। सो इवेंचुअली यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपको 38 के बराबर। चलिए, सो बढ़िया सा क्वेश्चन था। वैसे मुझे एक डाउट आया है मन में, अगर कोई मेरी शंका को बता पाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे ऐसा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो चलिए, बेसिकली यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कैसा करूँ? समझो मेरे पास है, ऊपर है 18, नीचे है समझो मेरे पास 9। ओके, चलिए क्या करूं? 1 को 0 से करूं, 18 का मिलेगा 18। फंस गए। तो बेसिकली मैंने एक इंस्टाग्राम पे मीम देखा, मुझे इतना छू गया दिल को। मैं खुद सोच रहा था कि अरे हाँ रे, ये कैसा है? 18 माइनस 9 अगर किसी बच्चे को दे दिया, बच्चे को पढ़ाई छुड़ाना है, उसको समझो कोई गुजराती सिंधी है, उसको बिजनेस में डालना है, बचपन में ही मैथ्स कर रहा है वो, उसको ये दे दो, ओके, सीधा छोड़ देगा किताब ही आपका। ओके, ये क्या लॉजिक हो गया? चलिए, आते हैं बैक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
टू बीम्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू अ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म आदत डाल दो, मैंने पहले ही कह दिया। सो सेपरेटली पास करें प्रिज्म से इन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, मिनिमम डेविएशन है। सो ए इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। मिनिमम डेविएशन में अपने को पता है सर्किट सिमेट्रिक होता है तो आई ई के बराबर हो जाता है, या फिर R1 R2 सेम हो जाते हैं क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ R के बराबर, सो R हो जाएगा A/2 के बराबर। इवेंचुअली आपको मिल जाएगा R यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर। कितना मिल जाएगा यहाँ से 60/2 30 डिग्री के बराबर। सो R कितना है यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर। I प्लस ई इज इक्वल होता है A प्लस डेल्टा। I इंसिडेंट रे की प्रॉपर्टी है, ई एमर्जेंट रे की प्रॉपर्टी है, डेल्टा प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, ए प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी आई ही नहीं जो कलर के बारे में कुछ इंडिकेट करे, जिसके अंदर कलर हो, जो कलर के बारे में कुछ बात कर सके, ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं आई। इसका सीधा मतलब हो जाता है कि कलर के बारे में तो यहाँ पर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अगेन बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन पॉज करके करो, अभी लेवल बढ़ा दिया है, अभी सारे लेवल वाले अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अभी से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा अच्छे से करते जाओ। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्ट, एडवांस टाइप मतलब CET के हिसाब से, नॉट JEE एडवांस। सो अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज केप्ट इन वाटर विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 अटेंड किया है वहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बॉक्स वाले क्वेश्चंस। बॉक्स वाले क्वेश्चंस में हम 2 मीडियम कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे पानी के अंदर रखा है आपका लेंस को, ओके, पानी के अंदर प्रिज्म को रखा है। सो बेसिकली मीडियम 1 क्या हो जाएगा, मीडियम 1 हो जाएगा आपका वाटर, क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट होगी तो पहले वाटर में जाएगी और फिर आपकी लाइट वो ग्लास में जाएगी। सो मीडियम 1 है वाटर, मीडियम 2 है यहाँ पे ग्लास के बराबर। ओके, सो मीडियम 1 है वाटर, मीडियम 2 है यहाँ पे ग्लास के बराबर। सो ये है आपके यहाँ पे 2 मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी होता है सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो कि हो जाएगा μ2/μ1 के बराबर। μ2 कितना है, ग्लास का गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जिसको लिख सकता हूँ 3/2 के बराबर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, जिसको लिख सकता हूँ 4/3 के बराबर। सो 4/3 यहाँ पे इवेंचुअली मुझे मिलेगा 3 3 9/8 के बराबर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने मिलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मिलेंगे मुझे 9/8 के बराबर। ओके, कितने मिलेंगे यहाँ से मुझे मिलेंगे 9/8 के बराबर, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अच्छा डेल्टा मिनिमम यहाँ पे पूछा है फॉर मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। देखो एमरजेंस नहीं गिवन है, डेविएशन पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं गिवन है, राइट। अगर ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं गिवन है तो मुझे यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी दूसरी फॉर्मूला जो कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा/2, ओके, अपॉन में साइन ऑफ A/2। याद है क्या, प्रिज्म फॉर्मूला, एक्चुअली इसका नाम होता है प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मुझे मिला है 9/8 के बराबर। सो यहाँ पे आ जाएगा 9/8। यहाँ पे प्रिज्म का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिवाइड तो हो जाता है 30, साइन ऑफ 30 हो जाता है हाफ के बराबर। हाफ को यहाँ भेज दो, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा/2 के बराबर। एंड देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। सो 8 2 यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे बचेगा 9/16 के बराबर। 9/16 अगर मैं करूँगा, सो क्योंकि MHT CET एग्जाम है तो वैल्यूज़ यहाँ पे थोड़ी सी दी रहती हैं। सो आंसर मिलेगा 0.56 के बराबर। सो यहाँ से कितना आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 0.56 के बराबर। कैसे पता चला, देखो ना 8/16 होता तो आंसर हाफ होता 0.5, है ना। 8 की जगह 9 है तो 5 की जगह थोड़ा ज़्यादा होगा। सो ये हो जाएगा 0.56। 0.56 की वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू दी है साइन ऑफ 34 के बराबर। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा साइन ऑफ 34, राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा/2। मेरे हिसाब से आगे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। साइन ऑफ 34 मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ 34 मतलब सॉरी साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 34 इज इक्वल टू बचेगा A प्लस डेल्टा/2। 34 2 सा 4 2 सा 8, 3 2 सा 6, 68। A वहाँ पे आ जाएगा -60 के रूप में, आंसर आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 8 के बराबर। क्या कोई ऑप्शन है, अरे हाँ, ऑप्शन नंबर B बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। चलिए
वापस से वही चीज़ बोलूँगा, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, पॉज करके करते जाओ। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म वापस से ए है, जो कि कोई नई बात नहीं है, ठीक है। सरफेस को क्या कर दिया है, सिल्वर लगा दिया है। सिल्वर लगा देने का मतलब हो जाता है कोटिंग यहाँ पर कर दिया है। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट लाइट गिरती है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2a। रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी, सो रेयरर से डेंसर जाने में बेंड होगी, सो यहाँ पर बेंड हो जाती है। बट बेंड होने के बाद जानी तो सीधी चाहिए थी, बट बेंड होने के बाद जो रास्ते से आगे जाती है वही रास्ते से क्या हो जाती है, वापस भी यहाँ से आ जाती है। मुझे बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखो अभी यहाँ पे तो कुछ भी डेटा ही नहीं गिवन है, राइट, डेटा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और कुछ भी रिफ्रैक्शन के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, रिफ्लेक्शन बोला है हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में देखो आई, ई, ए, डेल्टा, चार चीज़ें तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में लगा देने का यहाँ पे सीधा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाता है साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर के बराबर। सो आई तो मुझे गिवन है यहाँ पे साइन ऑफ 2a के बराबर, है ना। सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ से साइन ऑफ आर कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपसे पूछा है, राइट। और दूसरी हिंट ये भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी फॉर्मूला में आ जाता है, सो दो फॉर्मूला में आता है, एक प्रिज्म फॉर्मूला है, किसमें, प्रिज्म फॉर्मूला में तो बहुत डेटा है तो वो तो नहीं लगेगी, तो इवेंचुअली यही फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे। साइन ऑफ आर कैसे मिले, देखो ये है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर, है ना। ये क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर। जिंदगी में जब भी लाइट रे वापस वही रास्ता आती है तो एंगल बनता है 90 डिग्री का, पता है क्या ये बात, कम ऑन। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ऑप्टिक्स में भी यही डायग्राम आप पढ़ते थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास हो रही है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो जब भी वही रास्ते से रे वापस आती है ना तो वो एंगल इवेंचुअली कंसीडर किया जाता है ऑप्टिक्स की भाषा में 90 डिग्री का। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो 60 के बराबर होता है, जिसको 60 लिख सकता हूँ बट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन में हर जगह ए है। दूसरा एंगल यहाँ पे 90 है। तीसरा एंगल यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ मैं, समझो टीटा के बराबर। सो ये एंगल कंसीडर करता हूँ टीटा के बराबर, तीनों एंगल होने चाहिए 180 के बराबर। सो ए प्लस टीटा इज इक्वल हो जाएगा 90 के बराबर, टीटा इज इक्वल हो जाएगा 90 माइनस ए के बराबर, ठीक है। सो टीटा 90 माइनस ए के बराबर है, ये आर है, टोटल एंगल होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है बेसिकली, राइट। नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, नॉर्मल एंगल बनाता है 90 डिग्री का। सो टीटा एंगल प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मिलके होंगे 90 के बराबर, जिसमें से टीटा कितना है, टीटा है 90 माइनस ए के बराबर। सो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, 90 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी ए के बराबर। यानी रिफ्रैक्शन एंगल किसके बराबर है, बराबर है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा। जिन लोगों को एंगल्स का लॉजिक नहीं समझा, जस्ट 20 सेकंड पीछे लेकर जाओ, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो एन इज इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 2a अपॉन में हो जाएगा यहाँ से साइन ऑफ a के बराबर। साइन 2a की एक ही गिनी चुनी वैल्यू है, साइन 2 टीटा की 2 साइन टीटा इंटू कॉस ऑफ टीटा अपॉन में यहाँ पे है साइन ऑफ a, साइन ऑफ a, साइन ऑफ a कैंसिल, बढ़िया तरीके से स्मूथ तरीके से ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। जिनको नहीं समझा वापस एक बार देख लो। यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे पास प्रिज्म है, अंदर जा रही है रे, इंसिडेंट रे ये है। इंसिडेंट रे के लिए बनाएंगे एक नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से रे थोड़ा सा बेंड होगी, बेंड होने के बाद वहाँ पे जाके हिट करती है, बट उन्होंने क्या कहा है, सिल्वर लगा के रखा है। सिल्वर लगा के रखा है मतलब एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का, ओके। यूजुअली एंगल 90 डिग्री बनता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा बेंड किया। तो ये एंगल अगर डायग्राम के एरर्स को, स्केलिंग के एरर्स को इग्नोर करो, सो जब रे उसी रास्ते से वापस आती है तो हम बोलते हैं कि एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री से ही रिटर्न आ सकती है, अदरवाइज तो वो कुछ ना कुछ एंगल से पास होती ही है, ओके। जैसे इन्फिनिटी से रेज भी हम कभी कभी उसी पर्पस से बनाते हैं। तो ये एंगल है आई, ये एंगल है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल है 90 के बराबर। सो टीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से टीटा हो जाएगा आपका ये एंगल। सो ये सब एंगल्स होते हैं 180 के बराबर। 90 वहाँ पे जो बचेगा a प्लस टीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90। टीटा की वैल्यू मिलेगी 90 माइनस a के बराबर। टीटा प्लस आर दोनों मिला के कितने होने चाहिए, दोनों मिला के 90 होने चाहिए। सो 90 माइनस a प्लस आर कितना हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा 180 के बराबर। 90 वहाँ पे भेज दो, बचेगा 90, ओके।
सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे मुझसे, हेराम, ए प्लस टीटा इज इक्वल टू 90, हाँ यहाँ पर टीटा प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 के बराबर। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 90 के बराबर। टीटा कितना है 90 माइनस यहाँ से ए के बराबर, क्या हो जाएगा 90 यहाँ से कैंसिल, ए इज इक्वल टू आर, एंड उसके बाद तो आप समझदार हैं। तो देखो मैथ्स है, फिजिक्स है ही नहीं, इसको मैं हटा दूं फिजिक्स का लेक्चर तो भी पूरा मैथ्स ही यहाँ पे चल रहा है। चलिए देखते हैं छोटे मोटे 4 क्वेश्चंस और देन समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। चलिए, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ए कितना है 60 डिग्री के बराबर। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कितना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। ठीक है, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सीधा ये फाइंड करना है, आई कुछ भी नहीं डेटा गिवन है, मिनिमम डेविएशन गिवन है, तो मतलब समझ जाओ मिनिमम डेविएशन की फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें n आता हो। सो सीधी फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन में साइन ऑफ a बाय 2, जिसको मैं यहाँ पे सीधा 2 डाल सकता हूँ क्योंकि वापस से वही हो जाएगा साइन ऑफ 30 के बराबर। a कितना है यहाँ से √2, n कितना है √2 के बराबर, 2 आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू साइन ऑफ हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा बाय 2 के बराबर। राइट हैंड साइड में साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन नहीं है, तो लाना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो √2 और √2 से। ठीक है, √2 और √2 क्या मिल जाएगा 2 के बराबर, नीचे वाले 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, बचा है 1/√2 हो जाएगा साइन 45 के बराबर। साइन और साइन हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, बचेगा 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा बाय 2 के बराबर। 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, 90 माइनस 60 हो जाएगा यहाँ से 30 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। आई एम सॉरी अगर मैंने बहुत फास्ट किया तो, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, चलिए, A glass prism A deviates the red and blue rays through 10 डिग्री and 12 डिग्री। अच्छा, सो बेसिकली 10 डिग्री और 12 डिग्री से उनको डेविएट यहाँ पे कर रहा है। ओके, चलिए, कौन सा प्रिज्म ए, प्रिज्म बी क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है उनको 8 डिग्री और 10 डिग्री से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्पर्सिव पावर, सो डिस्पर्सिव पावर की फॉर्मूला क्या थी, डेविएशन अपॉन में एवरेज। डेविएशन, ज़्यादा टेंशन मत लो, एंगल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। मैंने लॉजिक तो आपको बता दिया था, पहले वाले कलर्स आपको पहले लिखने हैं, मतलब अगर ब्लू और रेड का कंपेरिजन हो रहा है, सो ब्लू में से रेड माइनस करना है, ब्लू माइनस रेड करना है, वो सब याद नहीं है, टेंशन मत लो, सीधा बड़े में से छोटा माइनस करो। 12 माइनस 10 2 देगा, 12 प्लस 10 इसका एवरेज कितना निकलेगा, सो एवरेज निकलेगा 10 प्लस 12 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा यहाँ से 11 के बराबर। ये हो जाएगा पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। दूसरे प्रिज्म का क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 के बराबर। एवरेज 10 प्लस 8 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9 के बराबर। दोनों का रेशियो लेंगे, क्या मिलेगा 2/9:2 दिस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही है आपका रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ ओमेगा ए अपॉन में ओमेगा बी के बराबर। सो ये क्वेश्चंस हम लोग करते कम है, इस वजह से कॉन्फिडेंस कम आता है, अदरवाइज बेसिक ही हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ क्राउन ग्लास फॉर रेड, रेड का दिया है यहाँ पे, येलो का दिया है यहाँ पे, ओके, एंड ब्लू कलर का यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो 3 कलर के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दिए हैं। मुझसे पूछा है यहाँ पे व्हाट आर द डिस्पर्सिव पावर फॉर रेड एंड ब्लू। सो डिस्पर्सिव पावर पूछा है, देखो ना, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो देखो लास्ट में एक फॉर्मूला बताई थी जिसमें डेरिवेशंस को सॉर्ट कर दिया था, सारी फॉर्मूलाज को इनपुट डाल के मैंने डिस्कस किया था। वायलेट कलर का गिवन है, रेड का गिवन है, येलो में से माइनस करना है 1। उसी तरीके से आपको जो भी गिवन है आप वही चीज़ यूज़ करो यहाँ पे, ओके, वही चीज़ यूज़ करो, वही बड़े में से छोटा माइनस करो, अपॉन में येलो को रहने दो क्योंकि एवरेज तो येलो ही आ जाता है, राइट है ना। एवरेज क्या आ जाता है, एवरेज हमेशा वही आ जाता है। सेम लॉजिक लगा के उसी प्रोसेस उसी पार्ट से सिर्फ सब्ट्रैक्शन करो, आपका आंसर यहाँ पे इवेंचुअली आ जाएगा। ओके, चलिए कंसीडर करते हैं यहाँ पे, बस 2 सम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा अब तक। तो अ थिन ग्लास प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है 6 डिग्री। और देख रहे हो तो लाइक और कमेंट करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलना, बट मेरे वीडियोस का रीच एकदम ज़मीन पे होता है। चलिए, अ थिन ग्लास प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 6 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, अच्छा रेड कलर का कितना है, रेड कलर का है 1.56 के बराबर। वायलेट कलर का कितना है, वायलेट कलर का है 1.6 के बराबर। व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्शन, सो वापस से वही पूछा है, एंगुलर डिस्पर्शन इस बार कितना होगा। एंगुलर डिस्पर्शन का क्या फॉर्मूला है, एंगुलर डिस्पर्शन का बेसिकली फॉर्मूला है वायलेट और रेड कलर ना, सो डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर। डेल्टा वी कैसे निकालोगे, निकालोगे ए
टाइम्स ऑफ म्यू वी -1 के बराबर। डेल्टा आर कैसे निकालोगे, ए टाइम्स ऑफ म्यू आर -1 के बराबर। ए है 6 के बराबर, म्यू वी -1 कितना देगा, देगा 0.6 है ना, इसमें से 1 माइनस करो 0.6 मिलेगा। म्यू आर 1.56 है, 1.56 में से -1 करोगे मिलेगा 0.56 के बराबर है ना। यहाँ से मिल जाएगा आपको 6 6 36 जो कि आपको देगा 3.6 के बराबर। माइनस करोगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 56 इंटू 6, 6 6 36, 5 6 30, 33.6 के बराबर। पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो मिलेगा 3.36 के बराबर। 3.6 में से माइनस करोगे 3.36 को मिलेगा यहाँ से 6 कट 5, 10 कट 4, यहाँ से बचेगा 24। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसी तरीके से अगर मैंने इतना यहाँ पे कवर किया है सो मेरा हक बनता है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देने का, एंड ये क्वेश्चन दे देता हूँ एज अ होमवर्क। इसका सॉल्यूशन जिसको भी चाहिए सीधा टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैं आपको करा चुका हूँ। वापस से मिरर का एक पार्ट यहाँ पे सिल्वर कर दिया है। रिफ्रैक्टिंग एंगल गिवन है ए आपको 30 के बराबर है ना। मैंने बताया था फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सेकंड रिफ्रैक्टिंग अगर नहीं दिया है तो समझ जाने का आपको ए दिया है। सो ए गिवन है 30 के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 के बराबर। आगे प्रोसीड करते जाइए, आंसर आप इसका निकालिए। एंड इसी तरीके से करते हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 3 यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पावर। Okay, so see you in the next lecture. Take care. Goodbye. All the best.